नमस्कार 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई माई सेल्फ प्रोफेसर हितेश बेचरा। और नीट 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं 10 का दम। 10 क्वेश्चन, साथ में 10 कॉन्सेप्ट का रिवीजन। ऐसे क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग है नीट एग्जाम में, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बार बार सवाल आते हैं बच्चों, वो ही हम डिस्कशन में ले रहे हैं। और ये टॉपिक एनटीए वालों का फेवरेट और नीट एस्पिरेंट के लिए, हे माँ माता जी, रे ऑप्टिक्स। अरे सर, ये रे ऑप्टिक्स तो जो है हमने सोच लिया है कि ऑप्शन में छोड़ देंगे। रे ऑप्टिक्स जो है हमको जमता नहीं है। साइन कन्वेंशन लगाओ, रे ऑप्टिक्स में लेंस फॉर्मूला अलग होता है, मिरर फॉर्मूला अलग होता है, इसी के कंफ्यूजन में सर हम रह जाते हैं बच्चों। अगर आपने रे ऑप्टिक्स ऑप्शन में छोड़ने का सोचा है तो ये ही तो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। 4 ऐसे कॉन्सेप्ट है रे ऑप्टिक्स के बच्चों, जिसके बेसिस पे भरपूर सवाल पिछले 15 सालों में एनटीए ने नीट एग्जाम में जो है पूछे हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड चीजें अगर आपने कर ली, देन प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई दैट सवाल अगर आएगा नीट 2026 में तो उसी कॉन्सेप्ट में से आएगा, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। एक है मिरर, दूसरा है लेंस, तीसरा है प्रिज्म और चौथा है क्रिटिकल एंगल। एटलीस्ट ये 4 चीजें बराबर से कर जाइए बच्चों। एटलीस्ट ये 4 चीजों के साथ जुड़े हुए सारे के सारे न्यूमेरिकल बड़े सिंपल सिंपल होते हैं, ज्यादा जो है दिक्कत नहीं आती है। और ये वीडियो में ये 4 चीजों पे फोकस करते हुए 10 नीट के पीवाईक्यू आपके साथ में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। टीएसपीएच डिजिटल गुरु चैनल फॉलो कर लीजिए यूट्यूब की चैनल पे। ऐसा मजबूत, हैवी वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स के 10 का दम के वीडियोस हर ऑल्टरनेट डे मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। इसका डिस्कशन का पीडीएफ, साथ में 10 और क्वेश्चन का प्रैक्टिस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं, इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी आप जो है फॉलो कर लीजिए बच्चों। मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट के साथ में ये कंटेंट आप शेयर कर लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड कंटेंट इन द लास्ट 30 days ऑफ योर प्रिपरेशन। बच्चों जरा भी घबराने की जरूरत है नहीं। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट का रिवीजन अगर आपने कर लिया तो ट्रस्ट मी, जो स्कोर आपके फिजिक्स में भी आ रहे हैं उससे 101% कहीं अच्छे स्कोर आप जो है नीट में अचीव कर पाएंगे बच्चों। सो बिना कोई समय गवाए, लेट अस एंटर इनटू द डिस्कशन एंड लेट अस सी what kind of questions you can expect in ray optics। बच्चों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और यह सवाल जो है मिरर के बेसिस पे पूछा गया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूं, कुछ फॉर्मूलाज आपको मैं समझा देता हूं, और फिर जो है हम ये सवाल आकर के सॉल्व करेंगे बच्चों। मिरर में स्फेरिकल मिरर आपको जो है रिवाइज करना है। स्फेरिकल मिरर 2 तरह के बच्चों होते हैं। ये स्फेरिकल मिरर जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये स्फेरिकल मिरर का बच्चों नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस पॉलिश्ड करते हैं, अंदर वाले सरफेस से रे टकरा करके जो है वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। बच्चों ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज अ सिंबल। मिरर का फोकस जहां पे रहेगा उसके लेंथ को कहा जाता है फोकल लेंथ। और रे जो है मिरर पे टकराएंगे, टकरा के रिफ्लेक्ट होएंगे, रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बनेगा। और इमेज जहां पर भी बनेगा उसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। वी इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला नंबर 1, मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इज अ मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चों साइन कन्वेंशन बड़े सिंपल होते हैं। मिरर का ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है जिसको कहते हैं पोल, पोल को लिया जाता है ओरिजिन। अब आप
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को याद कर लो बच्चों। ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो साइन कन्वेंशन, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव, बस दैट्स इट। इस मिरर का फोकस लेफ्ट में है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा। बच्चों इतना याद रख लिया ना, ट्रस्ट मी, आप सारे के सारे मिरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पर जो बच्चे स्पीड में काम करना चाहते हैं, जो बच्चों को लगता है कि हम जो है फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए मैंने यहां पे शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिए हुए हैं। यही दो फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों मैंने बनाए हैं। इमेज डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है यू एफ नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस यू। मैग्निफिकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस यू। ये फॉर्मूला बनाते वक्त ऑलरेडी मैं साइन कन्वेंशन ले चुका हूं, इसलिए ये फॉर्मूला में सीधा सीधा नंबर सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तब साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। बच्चों साथ साथ हम एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर को रिवाइज कर लेते हैं। और चार चीजें बच्चों आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज और नेचर। 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए आपको यह टेबल याद रखना है बच्चों, और इसके बेसिस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है आप बड़े आसानी से क्रैक कर लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता है, मैग्निफिकेशन बहुत छोटा होता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, मैग्निफिकेशन 1, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल, और रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जाएगा तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज बड़ा बनने लगेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, इमेज बहुत बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। 5 केसेस में बच्चों इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। 2 केसेस में बच्चों इमेज छोटा बनता है, 2 केसेस में बच्चों इमेज बड़ा बनता है, एक केस में बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का बनता है, मैग्निफिकेशन 1। और केवल लास्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज मिरर के पीछे बिहाइंड बनेगा, बड़ा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। केवल एक पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। दिस इज अ टेबल वैलिड फॉर द कॉनकेव मिरर। और बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही वन लाइनर चीज याद रखना है। ऑब्जेक्ट आप चाहे जहां रखना है रख लीजिए, इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा बनेगा, मैग्निफिकेशन विल बी ऑलवेज लेस देन 1। और शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, यू एफ नॉट अपॉन यू प्लस एफ नॉट, मैग्निफिकेशन एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉनकेव मिरर के बेसिस पे आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बेसिस पे बहुत कम सवाल आने के चांस है। अब ये सवाल बच्चों मैट्रिक्स मैच वाला सवाल है, जिसमें मैग्निफिकेशन एक कॉलम में दिए हैं
और दूसरे कॉलम में इमेज कैसा बनेगा और कौन से मिरर के मदद से बनेगा, ये आपको पता करने को बोला है। और इसी तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए अभी जो टेबल मैंने आपको बताया है वो आपको काम में आएगा बच्चों। सो लेट अस अप्लाई द नॉलेज फ्रॉम द टेबल। टेबल याद करना है तो वापस से पीछे जरा स्क्रॉल करके चले जाओ, पॉज करो स्क्रीन को, टेबल को याद कर लो एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन -2, मैग्निफिकेशन माइनस का साइन हटा दो तो 2 ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन कौन केव मिरर ही बनाता है, कौन वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ही होता है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज उल्टा इन्वर्टेड बन रहा है, और बच्चों इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होते हैं कॉनकेव मिरर में, एंड हेंस -2 के लिए कॉनकेव एंड रियल। सो बेसिकली ऑप्शंस देख के मेरे को जो समझ में आ रहा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। सो यहां पर बच्चों बी और सी मैच कर रहा है, बी और सी एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा आंसर आ चुका है। बट फिर भी मैं बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इन्वर्टेड इमेज, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होते हैं, और रियल इमेज केवल और केवल कॉनकेव मिरर ही बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता है, एंड हेंस अगेन अ बी एंड अ सी। मैग्निफिकेशन इज प्लस बट इट इज 2 मतलब इट इज ग्रेटर देन 1, कॉनकेव मिरर ही ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन वाला इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर लेस देन 1 छोटा ही इमेज बनाता है, इसीलिए कॉनकेव मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड हेंस द नेचर ऑफ द इमेज इज इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होते हैं कॉनकेव मिरर में, एंड हेंस द वर्चुअल एंड concave B and a D is a match, और magnification is +½ so बच्चों magnification is less than 1, प्लस म्हणजे वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं। कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, बट यहां पर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसीलिए मिरर कंपल्सरी कॉन्वेक्स होना चाहिए, एंड हेंस अ कॉन्वेक्स एंड वर्चुअल ए एंड अ डी are the correct match. So I hope that table and the application of table part is very clear to every one of you. आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल के साथ में, और यह है अगला सवाल। तो पहला कॉन्सेप्ट था मिरर, उसके ऊपर एक नीट पीवाईक्यू मैंने आपको डिस्कशन में लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और फिर वापस से वो सवाल पे आके जो है सवाल सॉल्व करेंगे। बच्चों कोई भी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट टकराने पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसमें एक रूल आपको याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जब भी रे आता है तो मीडियम चेंज होने के कारण रे बैंड हो जाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आई
माइनस आर करेंगे तो हमें डेल्टा मिलेगा, जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। और बच्चों इसके लिए स्नेल्स लॉ आपको ध्यान में रखना है, और स्नेल्स लॉ का मास्टर इक्वेशन यहां पर मैं आपको लिख करके बताने वाला हूं। और स्नेल्स लॉ का मास्टर इक्वेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज अ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू वी टू बाई वी वन इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू बाई लैम्बडा वन। थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, उसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। दिस इज अ v1 बाई v2 एंड दिस इज अ लैम्बडा वन बाई लैम्बडा टू। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यह है स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, यह है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यह है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, यह है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। आई इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों ये मास्टर इक्वेशन अगर आपने याद रख लिया, ट्रस्ट मी, रिफ्रैक्शन के सारे सवाल इसी इक्वेशंस के मदद से आप जो है क्रैक कर पाएंगे। अब अब इसके ऊपर ये रहा सवाल। बच्चों एकदम सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, रे ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। Light ray falls on the glass surface of the refractive index √3. The angle is a 60 degree. The angle between refracted and the reflected rays would be. So बच्चों ये रहा आपका सरफेस, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होएगा। सो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे एक ही रूल फॉलो करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई और ये आई सेम, और मीडियम चेंज होने के कारण रे ऐसे बैंड होकर के रिफ्रैक्ट भी होता है। सो दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जो है बच्चों पूछा गया है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फर्स्ट मीडियम जो है उसको बाय डिफॉल्ट हम एयर मान लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। सो आई अप्लाई स्नेल्स लॉ, refractive index of second medium with respect to first medium is equals to sin I upon sin R. So refractive index की जगह पे वैल्यू आ जाएगा √3, that is equals to sin I is the angle of incidence which is a 60 divided by R हम निकाल रहे हैं फिलहाल। √3 as it is, sin 60 √3 by 2 होता है, साइन आर एज इट इज, ये √3 और ये √3 गया, तो साइन आर को लेफ्ट में ले लिया, राइट में हाफ बच गया, तो मेरे को आर बच्चों मिल जाता है 30 डिग्री। आई होप दिस कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर एवरी वन ऑफ यू। नाउ आर मिल चुका है 30, आई जो है वो सवाल में दे रखा है 60, ये आ गया है 30। तो बच्चों ये डॉटेड लाइन से ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। सो 60 प्लस हमें जो एंगल निकालना है वो प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 180। 60 प्लस 30 मिलकर के आएगा 90, वो 90 को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो 180 में से 90 जाएगा तो आंसर आएगा 90, और ये ही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। द सेकेंड कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन थोड़ा सा मैं आगे और लेके जाता हूं और उसके ऊपर भी एक सवाल आपको बताता हूं, और एक्सटेंशन है क्रिटिकल एंगल। बच्चों जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, और अगर हमारा रे नॉर्मल के अलोंग रहेगा तो वो रे नॉर्मल के अलोंग ही जाएगा, नो बेंडिंग।
So if the angle of incidence is zero, the angle of refraction is also zero. Normal incidence के लिए नो डेविएशन, सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा जाएगा, इसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं. बट अगर रे कुछ एंगल पे आया तो बच्चों डेंसर से रेरर जाते वक्त रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे एंगल पे पहुंचेंगे जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द इंटरफेस जाएगा. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्रिटिकल एंगल. स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज अ म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन आई की जगह पे आई सी डिवाइडेड बाय साइन आर की जगह पे 90 एंड द साइन 90 इज अ 1. सो वी गेट अ फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल एंगल. और अगर बच्चों मेरा रे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे अगर आता है, आई ग्रेटर देन आई सी, तो मेरा रे दूसरे मीडियम में नहीं जाता है, मेरा रे वापस से पहले मीडियम में आ जाता है. इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. शॉर्टकट में इसको कहते हैं TIR. और वो होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. लाइट डेंसर से रेरर में जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. ये डायग्राम एज इट इज छोटा करके यहां पे साइड में ले लिया है बच्चों, और इसके साथ जुड़ा हुआ फॉर्मूला नंबर 1, IC is a sine inverse of mu2 by mu1 refractive index of second medium with respect to first medium. Most of the cases में second medium will be air and the air का refractive index is a 1. Substituted here and we get the second formula. याद रख लो बच्चों, synopsis में मार्क कर लो इसको. और अगर ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला अगर आपने खोपड़ी में बिठा लिया है बच्चों, तो इसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन नीट PYQ. मैं कह रहा हूं रे ऑप्टिक्स पूरा करने मत जाओ, इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कर लो, उसी में से सवाल बच्चों आएंगे. और आप जो है बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को कि लास्ट के 30 दिनों में हमने एटलीस्ट ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बराबर से तैयार कर लिए. सवाल कह रहा है विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन एयर फॉर अ सिचुएशन शोन इन द फिगर. व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विबग्योर जा रही है इंटरफेस पे, ग्लास से एयर के इंटरफेस से, और ग्रीन कलर अलोंग द सरफेस जा रहा है. मतलब ग्रीन कलर के लिए लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल पे आ रही है. सो बच्चों क्या है फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का? तो आंसर है साइन IC इज इक्वल्स टू द सेकेंड मीडियम इज द एयर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम इज अ ग्लास. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल दिया है म्यू. एंड इफ यू रिमेंबर द मास्टर फॉर्मूला, if you remember the master formula, mu2 by mu1 is equals to lambda 1 by lambda 2. That means mu and the lambda are inversely proportional. Mu and the lambda are inversely proportional. White light is made up of 7 different colors. Vib, Gior, बच्चों लाल कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है. म्यू और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा उसका क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा. आई होप दिस रिलेशनशिप्स आर वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. सो अगर हमारा ये केस में लाइट ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल पे आ रहा है,
तो ग्रीन कलर के इधर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके तो क्रिटिकल एंगल छोटे हैं। तो ये तीन कलर के लिए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 100% ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और अगर आई ग्रेटर देन आई सी है तो टी आई आर होएगा, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का टी आई आर होकर के वापस से वो ग्लास में ही आएंगे, एयर में नहीं जाएंगे। सवाल कह रहा है कौन एयर में जाएगा, तो आंसर है ग्रीन के लेफ्ट वाले सारे के सारे कलर का टी आई आर होएगा। ग्रीन के राइट में जो है इन कलरों का क्रिटिकल एंगल ग्रीन वाले से बड़ा होने के कारण इन कलरों के लिए आई जो है वो लेस देन आई सी रहेगा, इसीलिए इनका टी आई आर नहीं होएगा और ये कलर एयर में एंटर करेंगे। येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड एयर में एंटर करेंगे एंड दैट इज माय फाइनल करेक्ट आंसर। बच्चों टेलीग्राम चैनल पे मैं इसी रिलेटेड क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए नीट पीवाईक्यू का पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, इसलिए आप टीएसपीएच की टेलीग्राम चैनल फॉलो करते रहें। 10 क्वेश्चन यहां सीखें, 10 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें, 20 क्वेश्चन लास्ट के 30 दिनों में बड़े ही गेम चेंजर जो है आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं बच्चों। सो फिलहाल हमने मिरर का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है, फिलहाल हमने क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है। अब हम जो है अगले कॉन्सेप्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट बच्चों सबसे 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 इंपॉर्टेंट, प्रिज्म। प्रिज्म में बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रगल फेस करते हैं। बच्चों प्रिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बिकॉज गिने चुने फॉर्मूला है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। प्रिज्म मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें कुछ ट्रायंगुलर फेसेस और कुछ रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। यह है प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन, यहां से रे आ रहा है, इसको कहता है इंसिडेंट रे। जो रे प्रिज्म के अंदर जा रहा है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जो रे प्रिज्म के बाहर निकल रहा है उसको कहता है एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। और दो सरफेसेस है तो दो नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ भी और ये नॉर्मल के साथ भी एंगल बनाएगा। सो दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं R1 एंड R2, और ये है प्रिज्म का एंगल जिसका नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल। इनके नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे कंफ्यूजन होता है, मेजॉरिटी बच्चे इधर लोचा मारते हैं, तो ध्यान रहे टर्मिनोलॉजी। दीज आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल, ए इज अ सिंबल। और बच्चों प्रिज्म नहीं होता तो रे सीधा 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 जाता था। प्रिज्म होने के बाद, प्रिज्म होने के कारण रे एक बार बैंड हुआ, दूसरी बार बैंड हुआ और बैंड होकर के ऐसे गया। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म के कारण रे कितने एंगल से बैंड हो गया, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। और बच्चों ये है फॉर्मूला नंबर 1, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए। ये है फॉर्मूला नंबर 2, I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। दीज टू फॉर्मूलाज। अब इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, I चेंज करेंगे तो डेल्टा चेंज होएगा। I को चेंज करते करते जब I और E इक्वल होते हैं तब R1 और R2 भी इक्वल बनते हैं, तब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम बनता है। तो इसको कहता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा सफिक्स m। और फिर स्नेल्स लॉ लगा करके प्रिज्म फॉर्मूला बनाया जाता है, और प्रिज्म फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। वापस से बोलेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू साइन
फॉर्मूला याद रख लो। ए इज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल, डेल्टा एम इज अ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये फॉर्मूला के बेसिस पे मेजॉरिटी सवाल आपके निपट जाएंगे। ये कंडीशन याद रखेंगे, जब मिनिमम डेविएशन होता है तब आई और ई इक्वल होते हैं, R1 एंड R2 इक्वल होते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल होता है। और जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। इतना ही है बच्चों प्रिज्म में। इतना चीजें अगर आपने समझ लिया तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है प्रिज्म के आप निपटा लेंगे। एंड हियर इज वन ऑफ द क्वेश्चन। सवाल कहता है द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ अ एंगल ए। यही है एंगल ऑफ प्रिज्म, यही है रिफ्रैक्टिंग एंगल, अज्यूमिंग इट टू बी स्मॉल and emerges normally from the opposite face if the refractive index of the prism is mu, the angle of incidence is nearly equal to। बच्चों इसमें ये ए एंगल अगर बहुत छोटा रहेगा तो उसको बच्चों कहा जाता है थिन प्रिज्म। ए एंगल बहुत छोटा उसको कहता है थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म के साथ जुड़ा हुआ फॉर्मूला डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला हालांकि हमारे सवाल में काम में नहीं आने वाला है, बट थिन प्रिज्म के ऊपर सिंपल सिंपल सवाल आते हैं तो वो फॉर्मूला भी जो है मैंने आपको बता दिया। अब ये सवाल पे वापस से आते हैं। अब ये सवाल में कहा गया है कि भाई एक थिन प्रिज्म है, रे आई एंगल पे आ रहा है, बैंड होकर के रे ऐसे दूसरे सरफेस से नॉर्मली बाहर निकल रहा है। मतलब जो है अलोंग द नॉर्मल अगर रे निकलेगा तो ई जीरो रहेगा, ई जीरो रहेगा तो R2 भी जीरो रहेगा। यहां पे होता है R1। आई होप दिस कंडीशंस आर वेरी क्लियर। नॉर्मली बाहर कब निकलेगा? तो आंसर है जब रे नॉर्मली आएगा। नॉर्मली आएगा मतलब R2 जीरो, ई भी जीरो। बच्चों R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है। R2 अगर जीरो है तो R1 ए के बराबर होएगा। और फिर सवाल हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, तो हम पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन R1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। सवाल में हमें डेल्टा का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसीलिए मैंने आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा नहीं लगाया है, बिकॉज वी डोंट नो डेल्टा। सवाल में हमें डेल्टा नहीं दिया है, इसीलिए मैंने प्रिज्म फॉर्मूला भी नहीं लगाया है, क्योंकि डेल्टा अननोन है। इसीलिए जब प्रिज्म के कोई शॉर्टकट फॉर्मूला ना लगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्नेल्स लॉ। तो कुछ बच्चों को ऐसा है सर आपको कैसे चमका स्नेल्स लॉ लगाना है? तो आंसर है आई अननोन है, डेल्टा अननोन है, इसीलिए लगाओ स्नेल्स लॉ। तो डेल्टा आएगा ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, refractive index of the prism is a mu that is equals to sine I divided by R1 की जगह पर A, so this is a sine A। now द प्रिज्म का एंगल ए इज वेरी वेरी स्मॉल। अप्रोक्सीमेशन आपके खोपड़ी में आना चाहिए। अगर ए बहुत छोटा रहता है तो साइन ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए के बराबर होता है, तो ये ए बन जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ए की जगह पर सिर्फ ए, साइन आई डिवाइडेड बाय ए को लेफ्ट में ले लेंगे तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल्स टू साइन आई। and angle of incidence nearly equal to, assuming that the angle of incidence is also very very small, and hence a sine I is approximately equal to I, and that is equals to mu multiplied by A, and that is our final correct answer. Mu multiplied by A is our answer.
जो अगले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेलो हेलो माइक चेक, हाँ ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज अ √3, देन द एंगल ऑफ अ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज, बच्चों एक वर्ड मिसिंग है सवाल में जो यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं, इक्वी लैटरल, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विलैटरल प्रिज्म, बच्चों ऐसा प्रिज्म जिसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हो। सो इक्विलैटरल प्रिज्म का ए इज अ 60 डिग्री, रिमेंबर द इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट बच्चों। मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल इक्विलैटरल प्रिज्म के बेसिस पे आते हैं। ए दिया है, म्यू दिया है, और हमें मिनिमम डेविएशन म्हणजे डेल्टा एम फाइंड करने को कहा है। बच्चों ऐसे ही सवाल सॉल्व करने के लिए हमने प्रिज्म फॉर्मूला बनाया है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। Mu is given to us √3, that is equals to sine a is a 60 plus delta m divided by 2, the whole divided by sine a is a 60 divided by 2 is a 30। साइन 30 को लेफ्ट में लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, सो √3 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। Sine 30 is a half, and hence this becomes a √3 by 2, that is equals to sine 60 plus delta m by 2. Sine of which angle gives us a √3 by 2? So answer is 60 degree, and that is equals to 60 plus delta m divided by 2. यहाँ पर ले लो, 60 multiplied by 2 is a 120, that is equals to 60 plus delta m, और 60 यहां पर ले लेंगे तो 120 माइनस 60 इज अ 60, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, और डेल्टा एम हमें फाइंड करने को बोला था, एंड द आंसर इज कमिंग आउट टू बी अ 60 डिग्री। बच्चों कैसे गिने चुने फॉर्मूला के मदद से आप ट्रेंडिंग नीट के क्वेश्चंस जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, इसलिए रे ऑप्टिक्स को जरा भी ऑप्शन में ना छोड़ें। ये जो चार कॉन्सेप्ट मैंने कहे हैं, मिरर, लेंस, प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल, इतना जो है आप रे ऑप्टिक्स में कम से कम कर लीजिए, यू विल बी एबल टू हैंडल मेनी क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन सेज, now the question is based on lens. So now let us shift our discussion to the lens। पहले लेंस के साथ जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन में लेते हैं, फॉर्मूलाज में आपको रिवाइज करवा देता हूं, और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों मिरर फॉर्मूला था, वैसे ही होता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वहां पर मैग्निफिकेशन था मिरर में, m इज इक्वल्स टू hi बाई ho इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। लेंस में बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है hi बाई ho इज इक्वल्स टू v बाई u, माइनस का साइन नहीं आता है। अब ये दो फॉर्मूला के साथ साथ लेंस के साथ एक और फॉर्मूला जुड़ा हुआ है जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या काम में आता है? तो आंसर है लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है, और फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस, this is the radius of curvature of the second surface of the lens. If your lens is like this is called as biconvex lens। ये लेंस बच्चों कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। रेज अगर पैरेलल आते हैं तो कन्वर्ज करके फोकस पे मिलते हैं, और फोकस का लेंस से डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ राइट साइड में आ रहा है, एंड हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव।
बच्चों अगर आपका लेंस इस प्रकार का है तो इसको कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस के तरह काम करता है। रेज अगर पैरेलल आते हैं तो डाइवर्ज होकर के ऐसे जाते हैं, जिसको हम वर्चुअली पीछे की तरफ मिला सकते हैं। तो यहां पर बनेगा फोकस और ये बनेगा फोकल लेंथ, एंड द फोकल लेंथ इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड हैंस इट इज टेकन एज अ नेगेटिव। सो ये है साइन कन्वेंशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस। अक्सर बच्चों लेंस के सवाल, मेजॉरिटी रे ऑप्टिक्स में सवाल लेंस के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं, और अक्सर सवाल बच्चों जो है वो इस लेंस पे आते हैं जिसका नाम है बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला लगा करके शॉर्टकट में फोकल लेंथ का फॉर्मूला बच्चों याद रख लिया जाए, F इज इक्वल्स टू R बाई 2 म्यू माइनस 1। दोनों के दोनों कर्वेचर का रेडियस इक्वल रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। अक्सर सवाल ये वाले लेंस के बेसिस पे भी पूछे गए हैं। एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस कर्व्ड है, इसीलिए इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R अपॉन म्यू माइनस 1। ये दो लेंस के अलावा दो और लेंस के बेसिस पे जो है नीट में सवाल पाए गए हैं। इसका नाम है बाई कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉनकेव लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, का फोकल लेंथ का फॉर्मूला सेम टू सेम, बट द फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज द प्लेनो कॉनकेव लेंस। का फोकल लेंथ का फॉर्मूला सेम टू सेम, बट द फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। चार लेंस के चार फोकल लेंथ के फॉर्मूला खोपड़े में बिठा लिए। मेजॉरिटी लेंस के सवाल जो है आपके पॉकेट में बच्चों, याद रख लो फॉर्मूला 1 2 3 4। और अब मैं लेकर के जाता हूं सवाल की ओर, और ये रहा आपका सवाल। सवाल कहता है convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens। ये रहा मेरा कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिक्विड में डिप किया है, और कैसे लिक्विड में डिप किया है, तो आंसर है ऐसे लिक्विड में डिप किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। देन ये लेंस का फोकल लेंथ कितना होएगा। बच्चों लेंस का फोकल लेंथ पता करना है। बातों बातों में उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जानकारी हमें दे रखा है, तो आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला खोपड़ी में आना चाहिए। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये दोनों के दोनों म्यू सेम टू सेम है। कैंसलेशन होकर के 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग करने पे 0 आएगा। 0 नीचे, एफ उधर, 1/0 इज अ इंफिनिटी एंड द फोकल लेंथ is a infinity is our final correct answer. So I hope it is very much clear how to apply the lens makers। बच्चों लेंस के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे मैं बताता हूं। देखो ये वाला सवाल जो कहता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को फिट किया है इन अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। बच्चों इस तरह के सवाल बहुत ही ट्रेंडिंग है नीट में। कई वर्ष ऐसे सवाल जो है नीट पूछ चुका है। नीट के पेपर में अगर ऐसे सवाल आपको देखने मिले, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम विजुअलाइज होना चाहिए। एक है प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसको फिट किया है प्लेनो कॉनकेव। ये देखो कैसे फिट करते हैं, ऐसे, राइट। सो दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स, दिस इज अ प्लेनो कॉनकेव। If the lenses are made, okay, their plane surfaces are parallel to each other,
if the lenses are made of the refractive index mu1 and the mu2 and r is the radius of curvature of the curved surface, then the focal length of the combination is, बच्चों एक साथ में अगर दो दो लेंस रखे रहेंगे तो उसका फोकल लेंथ कैसे निकलता है? तो बच्चों लेट मी क्विकली रिवाइज वन मोर कॉन्सेप्ट एंड देन आई गो बैक टू दैट क्वेश्चन. रेसिप्रोकल ऑफ वेव, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को बच्चों पावर ऑफ द लेंस कहा जाता है. फोकल लेंथ अगर मीटर में रहेगा तो पावर हमें डायप्टर नाम के यूनिट में मिलेगा. डायप्टर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मीटर. बच्चों अगर मल्टीपल लेंसेज आपने रखे हुए हैं तो मल्टीपल लेंसेज रखे रहेंगे तो बच्चों डायग्राम देख लो, एक लेंस बाजू में दूसरा लेंस, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे लेंस क्लोज बाय रखे हैं, एक दूसरे से चिपक के अगर रखे हैं तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर इज अ पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ द सेकंड लेंस प्लस डॉट 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 पावर ऑफ द nth लेंस. पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज अ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 1/fn. और बच्चों ये कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड लेंस इनटू डॉट 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 मैग्निफिकेशन ऑफ nth लेंस. मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऐड होते हैं और फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल ऐड होते हैं जब लेंस एक दूसरे से नजदीक नजदीक रखे रहते हैं तब. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज अ पॉजिटिव एंड हेंस द पावर इज अ पॉजिटिव. कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ इज अ नेगेटिव एंड हेंस द पावर इज अ नेगेटिव. आई होप दिस सिनॉप्सिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू. अब हमारे सवाल में बच्चों क्या बोला है? हमारे सवाल में बच्चों दो लेंस के बारे में बात की गई है और दोनों लेंस को एक दूसरे से चिपक के रखा है और बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बता दो. अरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे मिलेगा? तो आंसर है 1/f1 प्लस 1/f2. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है और इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला बच्चों याद रख लीजिए. ये फॉर्मूला बड़े काम के फॉर्मूला है. ये रहा फॉर्मूला फोकल लेंथ का, r/μ1 - 1. और प्लेनो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है -r/μ2 - 1. So let us substitute it here in this formula. 1/f इक्विवेलेंट सब्सटीट्यूट करेंगे तो उल्टा होकर के सब्सटीट्यूट होएगा μ1 - 1 बाय r प्लस, और वो माइनस होने की वजह से सॉरी ओके आई डोंट हैव रिवर्स बटन, सो आई होप यू imagine what I had written it here. by mistake मेरे से इरेज हो गया है. 1/f इक्विवेलेंट इधर आएगा μ1 - 1 बाय r माइनस, क्योंकि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव था, μ2 - 1 बाय r. सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू μ1 - 1 minus μ2 minus and the minus plus 1 divided by r. So plus 1 and the minus 1 is getting cancelled, and then if we take a reciprocal, so f equivalent is equals to r by μ1 minus μ2, r divided by μ1 minus μ2, and that is our final correct answer. बच्चों लेंस के साथ जुड़ा हुआ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, टेबल, द नेचर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कहीं सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं बच्चों. तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, इमेज कहां पर बनेगा, इमेज का साइज क्या होएगा और इमेज का नेचर कैसा रहेगा. बच्चों मिरर में भी ऐसा टेबल बनाया था, लेंस में भी ऐसा टेबल, बड़े काम का आपके आने वाला है. ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1, रियल एंड इनवर्टेड. ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड
सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, बड़े साइज का बनेगा, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर आप फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है, बहुत बड़ा हाईली मैग्निफाइड बनता है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। दो केस में बच्चों इमेज छोटा बन रहा है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। एक केस में इमेज सेम साइज का बन रहा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। और दो केसेस में इमेज बड़ा बन रहा है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। केवल ये एक इकलौता केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है तो इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बड़ा बनता है और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। केवल एक केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। बच्चों, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस। अब ये टेबल के साथ साथ कॉनकेव लेंस के वजह से बनने वाले इमेजेस, बच्चों इसमें बड़ा टेबल है नहीं, कॉनकेव लेंस के मदद से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है और वो स्टेटमेंट ऐसा है, ऑब्जेक्ट आप जहां रखना है रख लीजिए, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, इमेज हमेशा छोटा बनेगा, द मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी लेस देन 1। So these are the concept related with a lens, and now let us apply that knowledge to solve one of the question, and the question is based on the biconvex lens. The radius of curvature is given to us. Which one of the following option describes the best image formation of an object of the height 2 centimeter placed at a 30 centimeter from the lens? One information is missing. The refractive index of lens is 1.5. ये आपको मैंने इंफॉर्मेशन मिसिंग था वो लिख करके दे दिया है। सो बच्चों, सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो मेजॉरिटी बच्चे जो है इधर लोचा मारते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ को लेकर के लोचा मारते हैं। फोकल लेंथ इज r/2. दिस रिलेशनशिप इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर द मिरर। ओके, तो मिरर में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिलेशनशिप होता है, बच्चों के माइंड में खोपड़ी में बैठा हो रहता है, लेंस में भी लगा देते हैं, दैट इज अ मिस्टेक। इस तरह की गलतियां ही बच्चे करते हैं, लेंस के फॉर्मूला मिरर में लगाओ, मिरर का फॉर्मूला लेंस में लगाओ और फिर रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है, रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट। अरे फॉर्मूला समझो, कहां लगेगा ये समझो, साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल है, साइन कन्वेंशन सही से लगाओ, रे ऑप्टिक्स इज वेरी स्कोरिंग बच्चों। अब कैसे निकलेगा फोकल लेंथ लेंस का? तो आंसर है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मैंने आपके बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालने का सीधा सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखने को कहा है और यह है आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। R is a radius of curvature which is given as a 20 divided by mu is a 1.5 minus 1 is a 0.5. So 0.5 is basically half. So this is a 20, half का 2 ऊपर, so focal length आ गया 40. Focal length आ गया 40. Now, once we get the focal length, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, हमें ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है और हमें ऑप्शंस में इमेज का नेचर और इमेज का हाइट पूछा है। तो पहले तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि इमेज कहां बनेगा। इमेज कहां बनेगा से हमें काफी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। फोकल लेंथ आ चुका है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, सो आई अप्लाई लेंस फॉर्म्यूला, एंड दिस इज हाउ द लेंस फॉर्म्यूला लुक्स लाइक. सो 1/v माइनस ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव इज इक्वल्स टू बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सो दिस इज अ पॉजिटिव. माइनस एंड द माइनस इज अ प्लस, उधर जाएगा तो वापस से माइनस. सो 1/40 माइनस 1/30. 43 जा and 34 za. So this becomes 1/v is equals to 3 minus 4 by 120. So this is becoming minus 1 by 120. So this is becoming v is equals to minus 120 centimeter. अब इमेज नेगेटिव तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि ओके, सॉरी सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक. मैंने फोकल लेंथ का थोड़ा गलत फॉर्मूला लगा दिया है. एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 μ-1. मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स का फॉर्मूला लगा दिया है गलती से. सो दिस इज अ 2. सो दिस इज अ 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज अ 1. सो ये गलती है अपनी, ठीक है ना. सो फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 20, एंड इफ द फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 20, सो यहां से मेरा कैलकुलेशंस जो है थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और ये वाले कैलकुलेशंस को जरा जो है मैं सही कर लेता हूं. सो ये हो गया कैलकुलेशन सही. फोकल लेंथ इज अ 20. So this is a multiply by 3, this is a multiply by 2. So this is a 3 minus 2 divided by 60. So this is a 1 divided by 60. Reciprocal लेंगे तो v is coming out to be a 60 centimeter. Now it makes sense. V is a 60, मतलब image is formed on the right hand side of the lens, and the image is formed on the right hand side of the lens. 100% right side में बनने वाली image real और inverted होती है. So real and inverted, real and inverted. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI बाई HO इज इक्वल्स टू V बाई U. HI divided by height of the object is a 2 centimeter is equals to V is a 60 centimeter divided by U. ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट में, माइनस साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करने का. यही तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों. So this becomes a HI is equals to minus 3 multiplied by 2 is a minus 6. So the height of the image, all right, वापस से ऑप्शन में -6 तो है नहीं. अरे सर क्या कर रहे हैं आप आज. 20 centimeter is a radius of curvature. The object distance is a 30 centimeter. The object distance is a 30 centimeter. घाई घाई में इस तरह की गलतियां जो है अक्सर होती है, आपकी भी होती है एग्जाम में, इसीलिए घाई ना करें, शांति से सॉल्व करें. ऑलराइट, सो दिस इज अ 2 multiplied by -2, and that will give us a -4 centimeter. So the height of the image is a 4 centimeter, and the real and inverted हम पहले ही निकाल चुके हैं. The second option is our final correct answer. लेंस से मेजॉरिटी सवाल नीट में आते हैं, इसीलिए अगर समय कम है, एक ही कॉन्सेप्ट आप ऐसा लगता है कि एक ही कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कर पाऊंगा, तो रे ऑप्टिक्स में से लेंस को रिवाइज करें. The biconvex lens has a radius of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the lens is a 1.5, then the power of the lens is, बच्चों, the reciprocal of the focal length is called as a power. बाइकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपने याद रखा है, R/2 μ-1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 μ-1 डिवाइडेड बाय R. सो दिस इज अ 2 multiplied by refractive index is a 1.5 -1 divided by radius of curvature is a 20. So this is a 2 multiplied by 0.5 by 20. So this becomes a 1 by 20.
हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट किया है। अगर पावर हमें डायप्टर में चाहिए तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को मीटर में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर टू मीटर। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर टू मीटर। ऊपर लेके जाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। 100 / 20 इज अ +5 डायप्टर इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। याद रखिए बच्चों, पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, तो आंसर जो है डायप्टर में आता है। छोटी छोटी चीजें, साइन कन्वेंशन वाली चीजें के वजह से आप जो गलती करके आएंगे, आंसर नहीं आएगा, फिर बोलेंगे रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है। बस ये छोटी छोटी चीजों का नोट करिए, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए। द रे ऑप्टिक्स के मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल। And this is the last question of our today's discussion बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो दो लेंस एक साथ, and these kind of questions are a real challenging, a real tricky questions in the NEET which comes. They are not lengthy, they are very tricky, complex. Let us look at the question. The question says a convex lens, a convex lens A of a focal length 20 centimeter and a concave lens B of the focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. A parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam. Okay, stop. So here we have a convex lens. Here we have a concave lens. Here we have a parallel beam of rays. These are the parallel beam of rays. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सभी बच्चे। द फर्स्ट लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। अगर रे पैरेलल आएंगे तो ये लेंस कन्वर्ज करके रे को फोकस पे मिलाएगा। दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। बच्चों सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ये लेंस से अगर हमें रेज को पैरेलल भेजना है एज पर द क्वेश्चन, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन एवरीवन केयरफुली। अगर रेज, ये वाले लेंस की मैं बात कर रहा हूं, पैरेलल आते हैं तो ये लेंस रे को डाइवर्ज करके वर्चुअली फोकस पे मिलाता है। अब इसका उल्टा, अगर रे फोकस से आएंगे तो ये वाले लेंस से रे पैरेलल जाएंगे। तो अगर यहां से रे हमें पैरेलल भेजने हैं तो ये सारे के सारे रे कंपलसरी इसके फोकस से आने चाहिए। मतलब यहां से रे जो कन्वर्ज करने वाले थे वो ऐसे, लाइक दिस, ऐसे और ऐसे, ऐसे दूसरे लेंस के फोकस पे कन्वर्ज करने चाहिए। बीच में ये वाला लेंस आ जाएगा, वो वापस से उसको डाइवर्ज करके रेस को जो है पैरेलली भेज देगा। दूसरे वाले लेंस के फोकस से रे आएंगे तो ये सारे के सारे रे एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। सो बच्चों, पहले वाले का फोकल लेंथ मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस इज अ फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ, एंड द फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ इज अ 20 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज अ सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ विच इज f2 एंड विच इज अ 5 सेंटीमीटर।
हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, सो ये रहा F1, ये रहा F2, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज अ F1 minus F2, which is nothing but a 20 minus 5. The answer is a 15 centimeter is our final correct answer. The 15 centimeter is our answer, and that's it from the ray optics का discussion. बच्चों keep on following the channel. High weightage, high trending questions, concept का रिवीजन हर ऑल्टरनेट डे जो है मैं आपको देने वाला हूं. नीट 2026 में मजबूती के साथ हमें जाना है. लास्ट के 30 दिनों में फिजिक्स में क्या करना है उसके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं. बच्चों कीप ऑन फॉलोइंग द चैनल, कीप ऑन शेयरिंग द कंटेंट विद द नीट एस्पिरेंट्स, एंड कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए और आपको क्या चाहिए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशंस यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिया है. 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करिए. 10 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, वहां से आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए. 10 क्वेश्चन इधर, 10 क्वेश्चन उधर, 20 क्वेश्चन, 10 कॉन्सेप्ट का रिवीजन. दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर नीट 2026. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग. बच्चों विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में.